क्लासरूम में क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम देने जाते हैं तो क्वेश्चंस नहीं होते। क्या आपके साथ भी वही समस्या है? तो इसी समस्या के समाधान पे आज मिले हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रविवन राव। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ओवर के शानदार प्लेटफॉर्म पे। बेटा, क्वेश्चन क्यों नहीं होते एग्जामिनेशन हॉल में? क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सारे चैप्टर्स के सारे कंसेप्ट के जितने फॉर्मूले हैं वो सब एक साथ आते हैं, और ऐसे फॉर्मूले को एक साथ माइंड में क्लिक करना, कैप्चर कर पाना उस टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बार बार वो फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आज हम वही फॉर्मूला की पूरी एक लिस्ट लेके आए हैं दोस्त, और ना फॉर्मूला, उसके साथ साथ ये किस सिचुएशन पे एप्लीकेबल है, किस कंडीशन पे एप्लीकेबल है, वो भी साथ साथ मैं लिख के लाया हूं और वही आपको समझाने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त। पहला पार्ट, पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। 14 के 14 चैप्टर्स के सारे फॉर्मूले मैंने एक साइड में समराइज किए दोस्त। कहानी शुरू होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू N इंटू E। चार्ज कंजर्वेशन की बात होती है कि चार्ज कंजर्व्ड रहता है अगर दो चार्ज पार्टिकल दे रखे हैं Q1 और Q2, दोनों को वायर से कन्वर्ट कर दिया जाए, दोनों को वायर से ज्वाइंट कर दिया जाए तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर दोनों इक्वल रेडियस के तो नेट चार्ज लिखा जाता है Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। एक याद रखना, सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा था, जब रेडियस अलग अलग होती है तब चार्ज इक्वल नहीं होता है, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2 दोनों पे नहीं हो जाता है, तब फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से बनता है। कूलम्ब्स लॉ बहुत पॉपुलर, इस पर बेस्ड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जैसे कि K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, जहां पर K की वैल्यू आप देख सकते हो क्या होती है। इसी दो चार्ज पार्टिकल को अगर मीडियम में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तब क्या फॉर्मूला बनता है? डिवाइड बाई फैक्टर K आ जाता है। इस K को रिलेटिव परमिबिलिटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फोर्स का ही एक वर्जन है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है ये चार्ज पार्टिकल, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए KQ बाय R स्क्वायर के हिसाब से फील्ड मिलती है। और अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करो तो एक्सियल पे 2kP अपॉन R क्यूब और इक्वेटोरियल पे KP अपॉन R क्यूब। और डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है पता है सर? P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। इस डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तब फॉर्मूला मिलता है PE sin थीटा। उसके डिफरेंट केसेस एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जाते हैं और एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं दोस्त। फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है भाई? एक तरह से मैंने एग्जांपल दिया था कि खिड़की में से कितनी हवा पास होती है, तो वही एग्जांपल है कि पर्टिकुलर एरिया में कितनी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास होती है। तो फॉर्मूला बनता है EA cos थीटा या E डॉट DA फॉर्म में हम लिखते हैं। उसके भी 3 केसेस बनते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में 0, 90 और 180 डिग्री वाला। ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है मेरे दोस्त। और इसी पर बेस्ड गॉस लॉ बहुत पॉपुलर हुआ था कि पर्टिकुलर सेक्शन में हमें फ्लक्स निकालना है इलेक्ट्रिक, तो वी कैन राइट इट्स अ चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर का जो भी चार्ज होगा वो कैलकुलेट करेंगे, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर एक पार्टिकल की वजह से होती है, हर एक चार्ज पार्टिकल की वजह से होती है। इसी की 3 एप्लीकेशन थी। इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्जेस 2kP अपॉन R, 2k लैम्डा डिवाइड बाय R आता था। R यहां पर ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। शीट के लिए फॉर्मूला होता था, अगर नॉन कंडक्टिंग हो तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन और कंडक्टिंग हो तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आता था। स्फेरिकल शेल की बात करो तो इनसाइड में चार्ज ही नहीं है, कहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? 0 बन जाता है। सरफेस के लिए दोस्त लिखते हैं KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर, आउटसाइड के लिए लिखते हैं KQ बाय R स्क्वायर। ये सारी चीज आपको मिल जाएगी। मैं थोड़ा तेजी से समझाता चलता हूं, बताता चलता हूं। ये सारी डिटेल में आपको PDF मिल जाएगी बेटा। नीचे कमेंट सेक्शन में आप डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे, इसके लिंक भी होगी और साथ साथ टेलीग्राम चैनल की भी लिंक होगी, वहां पर ये PDF अपलोड हुई होगी। परफेक्ट, ठीक है। दूसरा चैप्टर आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। हम लिख सकते हैं वर्क डन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला है वो डिवाइड बाय चार्ज, ये नेगेटिव में लिखा जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी का चेंज हमने 0 कर दिया, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं A से B, तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण लगने वाला वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज लिख देंगे, हमें मिल जाएगा चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। इसी हिसाब से हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखते हैं R डिस्टेंस पे KQ बाय R स्क्वायर। एक्सियल और इक्वेटोरियल डिस्टेंस पे हम डाइपोल की वजह से पोटेंशियल लिखते हैं KP बाय R स्क्वायर और इक्वेटोरियल पे लिखते हैं 0। इसी रिंग की वजह से अगर चार्ज पूरा टोटल Q दे रखा है और x के एक्सिस से x डिस्टेंस दूर निकाल रहे हैं पोटेंशियल, तो KQ पूरा चार्ज जो भी है वो, और ये हाइपोटेन्यूस वाला डिस्टेंस आ जाएगा R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, उसकी पावर 1/2 लिखेंगे हम पोटेंशियल के इक्वल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में गजब का रिश्ता है, ये है कि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr का इंटीग्रेशन। याद रखना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। इस पर बेस्ड छोटे छोटे MCQs पूछे जा सकते हैं। बात आ रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की।
देखना 3-4 सिस्टम से समझाता हूं। तो दो दो के बीच में जोड़ियां बनानी, क्या बनानी है, रब ने बना दी जोड़ी, लेकिन दो दो की जोड़ी बनानी है, ठीक है। ओके, तो 1 और 2 की वो जोड़ी बनेगी, U1 2 बनेगा, 2 और 3 की जोड़ी बनेगी, U2 3 बनेगा, 1 और 3 की जोड़ी बनेगी, U1 3 होगा। और हर एक जोड़ी के बीच में लिखने वाली पोटेंशियल एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी कैन बी राइट एज K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर। इफेक्टिव डिस्टेंस दोनों के बीच का जो होगा वो लिखा जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। ऐसे बाकी सबका सिस्टम में समेशन होगा। अगर डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया जाए तो इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी उस सिस्टम की, तो हम लिखते हैं माइनस पी डॉट ई। इस वजह से बन जाएगा फॉर्मूला माइनस पीई कोस थीटा। अब थीटा वेरिएशन पे हम 3 केसेस यहां पर भी देख सकते हैं। अब इसी का थोड़ा सा एक्सटेंड वर्जन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि डाइपोल को θ1 एंगल से θ2 एंगल पे शिफ्ट कर दिया जाए तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो दैट वर्क डन टू बी रोटेट डाइपोल θ1 से θ2, तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू, इस चीज को याद रखना। बाकी यू आपको पता है क्या होता है, पी कोस थीटा माइनस में, बस फिर बन जाएगा फॉर्मूला, मतलब इससे थोड़ा उल्टा हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, बस खत्म। ये एक अध्याय खत्म हुआ दूसरे चैप्टर का। दूसरा पार्ट इसका होता था, दूसरा अध्याय यानी कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस होता है चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। बढ़िया, स्फीयरिकल कैपेसिटर आर बाय के या 1 अपॉन आर बाई के या C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहां पर आर इसकी रेडियस है, मीडियम यहां पर हमने एयर लिया इसलिए एप्सिलॉन नॉट लिखा है। ओके सर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, इसके एमसीक्यूज भरपूर देखेंगे आपको। एप्सिलॉन नोट ए बाई डी, अभी बीच में क्या है, वैक्यूम है या फिर एयर है, इसलिए एप्सिलॉन नोट आया है। अगर इसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक लगा दे तो ये K टाइम्स एप्सिलॉन नोट इनटू डिवाइड बाय डी हो जाएगा। समझ में आया दोस्त, ये फुल्ली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक है। अगर ऐसा हो कि दो डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रिप लगा दी, T1 और T2 वेट की, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 और K2, तो फॉर्मूला कुछ हिसाब से लिखा जाएगा। ये भी बहुत पॉपुलर है, CBSE 2024 में इसका पूरा डेरिवेशन पूछा गया था। ओके, फिर बात है, अगर आपको लग रहा है कि डेरिवेशन और एक बार देखना है तो इसी चैनल पे बेटा सारे के सारे वन शॉट है, उसमें पूरा पार्ट समझाया गया कि इसके डेरिवेशन कैसे किए जाते हैं। फिर बात आ रही है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वी कैन राइट एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर 1/2 QV या Q स्क्वायर बाय 2C। यहां से सीधे एमसीक्यूज आ सकते हैं मेरे दोस्त। और एक फेमस क्वेश्चन है कैपेसिटर का, आपको याद हो तो कर लेना दोस्त, नहीं किया है तो उस वन शॉट पे जाके देखना, वहां पर बताया था कि ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है एनर्जी पर बेस्ड। लास्ट में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन है दोस्त, तो सीधा समेशन किया जाएगा। और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 1 अपॉन वाला खेल करके हम ऐड कर देंगे। ये रजिस्टर का उल्टा होता है, रजिस्टर में जैसा था उससे उल्टा है। अब बात आ रही है करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी थर्ड चैप्टर की, इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइड बाय करंट डिवाइड बाय टाइम, यानी हो जाएगा करंट। एवरेज की बात जब बड़ा चेंज, इंस्टेंटेनियस की बात जब छोटे चेंजेस की बात करेंगे। और इसी पर बेस में आई डॉट dt का, आई और टी का इंटीग्रेशन करूंगा और एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मुझे एरिया मिल जाएगा आई डॉट dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन। तो ये दोनों के बीच की एनालॉजी, यहां से छोटे, बहुत छोटे छोटे हल्के फुल्के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला एक तरह से, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो एक्सेलरेशन E बाई m और t यानी टाउ लिखा है। इन दोनों के बीच का रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, I इज इक्वल टू NEAVD, जो बहुत पॉपुलर है, इसका भी डेरिवेशन पूछा जा सकता है। करंट डेंसिटी होता है I डिवाइड बाई J, I डिवाइड बाई A इज इक्वल टू बन जाएगा J, जिसको करंट डेंसिटी कहते हैं। मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सो वी कैन राइट इट्स E बाई m। जैसे इसको सोल्व करेंगे VD की इक्वेशन रख के, E की इक्वेशन रख के, तो हमें मिलेगा E बाई m इंटू करके टाउ। ये कहानी थी इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच के संबंध की। अब इसी को थोड़ा एक्सटेंड करते तो ओहम्स लॉ की ओर पहुंचते हैं। जो ओहम्स लॉ हमें पता है V इज इक्वल टू IR, ये बहुत फेमस है, हम सब जानते हैं, लेकिन ओहम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बहुत कम लोग जानते हैं। तो वेक्टर फॉर्म पूछा जाता है J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। और मजे की बात यह कि इन दोनों के डेरिवेशन सिलेबस में दोस्त आप देख सकते हो। ओके, और दोनों के दोनों पूछे भी जाते हैं। फिर बात आती है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और रो को हम लिख सकते हैं m डिवाइड बाय n ई स्क्वायर टाउ, जिसको बहुत ज्यादा डिटेल में याद नहीं रखना है, लेकिन ये फैक्टर पे डिपेंडेंसी है। जैसे कि टाउ बढ़ेगा, n कब घटेगा, वो टेम्परेचर डिपेंडेबल की बात है। तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा या घटेगा तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे फर्क पड़ता है। तो R इज इक्वल टू R नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, रो इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा। सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे बेटा, बस एक बार देखता जा, समझता जा, और जो साथ साथ में कोई कंडीशन बताता चलता है वो समझते जाना, ठीक है दोस्तों। ओके, बाकी सारी PDF आप डाउनलोड कर पाओगे, जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से इसको रिवाइज करना, आपको मतलब बहुत फायदा मिलेगा इससे। फिर बात आती है अगर रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में हो तो सीरीज में समेशन होता है, 1 अपॉन वाला खेल पैरेलल में होता है। बढ़िया बात है सर। इलेक्ट्रिक शेल यहां नया टॉपिक है, क्योंकि ये हम बहुत पहले नहीं पढ़ते थे, जैसे कि क्लास 10th में इसको नहीं पढ़ा जाता, ज्यादातर ये चीजें पढ़ाई जाती थी।
जब याद रखना इस पर अभी क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, 2024-25 में इस पे क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि अगर सेल में से करंट निकल रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज E माइनस IR, तब देख इस सेल में से यूज हो रहा है ना, तो डिस्चार्ज हो रहा है ये सेल, और अगर इसमें करंट आ रहा होगा सेल में तो सेल चार्ज हो रहा है, इसलिए हम लिखते हैं इसको E प्लस IR, ये टर्मिनल वोल्टेज बन जाएगा। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम अगर ये दे रखे हैं तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस ऐसे करके डंग 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 करके हम समेशन करेंगे। याद रखना दोस्तों इसमें बात कि अगर पोलैरिटी उल्टी है, मतलब कोई नेगेटिव में भी लिखा जा सकता है, अगर पोलैरिटी उल्टी हो तब नेगेटिव में, जब सब पॉजिटिव में दे रखा और एक उल्टा दे रखा तो नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, दोनों में एप्लीकेबल है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला कुछ हिसाब से बन जाएगा E1 डिवाइड बाय R1 प्लस E2 डिवाइड बाय R2 प्लस E3 डिवाइड बाय R3, डिनोमिनेटर में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करके खेल चलेगा। बहुत काम के, यहां से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, इग्नोर मत करना ये फॉर्मूले को। बात आ रही है किरचॉफ फ्लो, तो देख एप्लीकेशन बहुत बड़ी है लेकिन लो बहुत छोटा सा है कि कोई भी जंक्शन पे नेट करंट जीरो होता है और पूरे लूप घूमने पे आपको नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो मिलता है। बहुत छोटी सिंपल सी बात है। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए बताते हैं कि R1 डिवाइड बाय R2 और R3 डिवाइड बाय R4 अगर इक्वल है तो गैलोमीटर नाम की ब्रांच में से, गैलोमीटर की ब्रांच में से कोई भी करंट नहीं बहेगा। बढ़िया बात। और अगर कोई वायर है जिसमें से कुछ करंट फ्लो कर रहा है और इसका रेजिस्टेंस R है तो T टाइम पे उसमें से जो हीट एनर्जी लॉस होगी दैट कैन बी राइट एज I स्क्वायर RT, और पावर कैन बी राइट एज V इंटू I या V स्क्वायर डिवाइड बाय R या I स्क्वायर R के फॉर्म में लिख सकते हो। यहां पर बस मैंने V इज इक्वल टू IR का फॉर्म यूज करके डिफरेंट फॉर्मूला बना दिए मेरे दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ चैप्टर की ओर। पहला लो यानी बायो-सावर्ट लो। बायो-सावर्ट लो बताता है कि अगर कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है तो उससे R डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड कैन बी राइट एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर। इसी के एप्लीकेशन से हमने निकाला था एक कोयल के x डिस्टेंस दूर, एक्सिस से x डिस्टेंस दूर फॉर्मूला कैसे बनेगा, इस कोयल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगी, और इस कोयल का एक छोटा सा सेक्शन ले लीजिए थीटा एंगल बनाता हो तो फील्ड कैसे मिलेगी। ये सारे फॉर्मूला हमने बायो-सावर्ट लॉ से ही बनाए थे। फिर आई थी एम्पियर सर्किटल लॉ की कहानी। एम्पियर सर्किटल लॉ बताता कि B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I एनक्लोज। उस एम्पियर सर्किटल लूप में से जितने भी करंट फ्लो करेंगे उसके बीच में से जितने फ्लो निकलेंगे, करंट निकलेंगे, वही कैलकुलेट करना है और कोई नहीं। मैग्नेटिक फील्ड सबकी वजह से, लेकिन I जो एनक्लोज्ड है उसी की वजह से लेना है। इसी की एप्लीकेशन थी कि एक वायर पे R डिस्टेंस दूर फील्ड कैसे निकाली जाएगी, सोलेनोइड के लिए फील्ड कैसे निकाली जाएगी। याद रखना सोलेनोइड बहुत पूछा जाता है, म्यू नॉट NI, N यहां पर छोटा n यहां पर है, नंबर ऑफ टर्न्स टोटल डिवाइड बाय लेंथ। अब इसी चैप्टर का दूसरा अध्याय मैग्नेटिक फोर्स। एक मैग्नेटिक फील्ड वाला अध्याय था, दूसरा था मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कैन बी राइट एज Q V क्रॉस B। देख फॉर्मूले में ही क्रॉस है तो Q V B sin थीटा हो जाएगा, और फॉर्मूले में V भी है तो अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कोई फोर्स नहीं लगाएगा। चार्ज तो छोड़ो बेटा, रेस्ट पे तो छोड़ो, लेकिन अगर वो मोशन 0 डिग्री पे कर रहा है, 180 डिग्री पे कर रहा है, तब भी साइन थीटा के हिसाब से वैल्यू 0 हो जाएगी और हमें नेट फोर्स 0 मिलेगा। वो जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, अनडेविएटेड वाला पार्ट रह जाएगा। ये मोशन ऑफ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब बात आ रही है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, जिसकी रेडियस हम लिख सकते हैं mv डिवाइड बाय क्यूबी, और टाइम पीरियड विथ रिस्पेक्ट टू हम लिख सकते हैं 2πm डिवाइड बाय क्यूबी के। टाइम पीरियड याद नहीं रखना है, रेडियस का फॉर्मूला याद रखना है, टाइम पीरियड जब चाहो तब डिराइव कर सकते हो 2πr बाय v करके। बात आ रही है अगर एंगल 0 भी नहीं है, 90 भी नहीं है, 180 भी नहीं है, कुछ ऐसे एंगल दे रखा है कि जिसके दो कंपोनेंट हम बनाएंगे, एक परपेंडिकुलर टू द फील्ड, एक पैरेलल टू द फील्ड। पैरेलल वाला उसको आगे बढ़ाएगा और परपेंडिकुलर वाला उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घुमाएगा, तो आपको जो नेट शेप मिलेगा ना वो ऐसे हेलिकल टाइप का मिलेगा। इसको हेलिकल शेप कहते हैं, जिसकी रेडियस लिखेंगे mv परपेंडिकुलर डिवाइड बाय क्यूबी। इसको सर्कुलर मोशन में कौन घुमा रहा है? परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। इसके क्वेश्चन भी बहुत भयंकर लेवल पे हमने कर रखे हैं ऑलरेडी। ओके, फिर बात आ रही है कि अगर करंट कैरिंग वायर को रख दे मैग्नेटिक फील्ड में तो फॉर्मूला बनेगा फोर्स जो अप्लाई होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा IL क्रॉस B, ILB sin थीटा के फॉर्म में। दो वायर दे रखे हैं जिन दोनों के बीच में अगर सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्टिव फोर्स, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो रिपल्सिव फोर्स। एंड फॉर्मूला कैन बी राइट एज फोर्स पर लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2πd। याद रखना, इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है मेरे दोस्त। और लास्ट पार्ट इसका रहता है कि टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, और इसी से आगे जाके
और एक शानदार सी बात मिलने वाली है आपको। तो टॉर्क का फॉर्मूला जैसे वहां पर पढ़ते थे P क्रॉस E, यहां पर मिलेंगे M क्रॉस B, M B sin थीटा फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए? टॉर्क के लिए। M क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू A करके लूप के लिए हम लिखेंगे। करंट सेंसिटिविटी phi बाय I के फॉर्म में लिखेंगे और वोल्टेज सेंसिटिविटी phi बाय V के फॉर्म में लिखेंगे। याद रखना बेटा, देख अगर यहां पर कोई पूछे करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, चलेगा काम। A को बढ़ा दो, चलेगा काम। B को बढ़ा दो, करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। जी हां, सही बात है। यहां पर क्या होगा पता है? एरिया बढ़ाओगे चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे चलेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तब भी वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे वैसे नीचे वाला रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो ये अफेक्टिंग फैक्टर नहीं रहेगा। और ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है तो इसे खोद के क्वेश्चन पूछेंगे, फॉर्मूला सिर्फ रटने के लिए नहीं रटना है मेरे दोस्त। मजा आए तो कमेंट सेक्शन में स्वाहा लिखते जाना। फिर बात आ रही है गैल्वेनोमीटर में से जब ए मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं हम? इसके साथ एक छोटा रेजिस्टेंस लगा देते हैं पैरेलल में, जिसको शंट रेजिस्टेंस कहा जाता है। और गैल्वेनोमीटर को जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता है तब हम पैरेलल में गैल्वेनोमीटर की सीरीज में हम एक हाई मैग्नीट्यूड का रेजिस्टेंस, लार्ज मैग्नीट्यूड वाला हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिससे कम जितना हो सके उतना कम रेजिस्टेंस यहां से फ्लो करेगा। बाकी जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले फॉर्मूले सर्किट सोल्व करने के लिए हम यूज करते थे वो फिनोमेना यहां पर लगा देंगे तो हमें कुछ फॉर्मूलेज मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बार मैग्नेट के लिए लिखते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी राइट एज m इंटू LM। LM इन दोनों पोल के बीच की लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली जो लेंथ दी गई होती है उसके अपन अप्रोक्स आप लिख सकते हो। और छोटा m इसके पोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ये पोल की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगी इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। याद रखना, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगी। बढ़िया सर। फिर बात आती है कि अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये दोनों पोल को मैं अलग अलग कर दिया, साउथ पोल पे और नॉर्थ पोल पे अलग अलग कर दिया, तो मोनोपोल्स बन जाएगा। और मोनोपोल्स के बीच में लगने वाला फोर्स हाइपोथेटिकल फॉर्म में आप लिख सकते हो म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर बात आ रही है बार मैग्नेट को अगर काट दिया जाए दो हिस्सों में, देख लें कैसे काटने का भी तरीका है यहां पर। ऐसे कैसे किसी को काटा नहीं जाता दोस्त। अगर इसको अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस काटते हैं तब भी मैग्नेटिक मोमेंट है वो आधी हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया है, तो पोल स्ट्रेंथ आधी आधी हो गई। ओके। और अगर इसको प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर काटते हैं तब भी मैग्नेटिक मोमेंट आधी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ आधी आधी हो गई है। ठीक है, ये मैग्नेटिक लेंथ थी वो आधी आधी हो गई। यहां पर साउथ पोल, यहां से नॉर्थ पोल डेवलप हो गया। मोनोपोल डू नॉट एग्जिट, ये कंडीशन है कि आप काट भी दोगे दोनों को तो यहां पर साउथ जिंदा हो जाएगा, यहां पर नॉर्थ जिंदा हो जाएगा। बढ़िया बात। फिर आती है बार मैग्नेट को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो सेम फॉर्मूला MB साइन थीटा हम टॉर्क के लिए लिखेंगे और माइनस MB कोस थीटा हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म कहता है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते तो आप कोई भी एनक्लोज्ड के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना चाहोगे तो B डॉट D इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक मैंने बता दिया क्यों होता है। इसकी पूरी एनालॉजी है इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म के बीच की। अगर ये फॉर्मूला आप समझ गए मेरे दोस्त तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि ये कोई चैप्टर नया नहीं है, जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक बस उसी की एनालॉजी चल रही है। यहां से थोड़ा नया रूप लेता है चैप्टर। देखना मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है? मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू ए होती है। ओके। और अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की लिखने जाते हैं तो EVR डिवाइड बाय 2 होती है। हालांकि ये क्वेश्चंस डेरिवेशंस हट गया सिलेबस से, लेकिन फिर भी इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पूछा भी है। EVR डिवाइड बाय 2 अगर सिंगल पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो वो एक लूप का काम कर रहा है। ओके, तो हम मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे लिख सकते हैं। बात आ रही है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। देखो ये सुनने में बहुत सेम से वर्ड्स है, लेकिन इन सभी को अप्लाई किया जाता है जब हमें क्लासिफाई करना होता है मैग्नेटिक मटेरियल को। तो सुनना, ऐसा समझ कि एक मटेरियल है जिसकी डाइपोल मोमेंट हमें पता नहीं रैंडम टाइप की, लेकिन हम क्या बनाने चाहते हैं, हम उसको मैग्नेट बनाना चाहते हैं। तो कोई एक मटेरियल लिया, हमने उस पर H अप्लाई की तो H अप्लाई होने पे यहां पर कुछ डेवलप हो रहा है जिसको I बोल सकते हैं या जिसको M बोल सकते हैं। तो कुछ अप्लाई करने पे यहां पर कुछ इंड्यूस्ड हो रहा है, जो इंड्यूस्ड हो रहा है कुछ मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। तो इसी मैग्नेटाइजेशन को कहते हैं M, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ पर वॉल्यूम, इसी को हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। इसको और भी लिख सकते हैं N इंटू IM, जहां पर मैग्नेटाइजिंग करंट IM से रिप्रेजेंट किया गया। और जो हम अप्लाई कर रहे थे, जिससे हम मैग्नेटाइजिंग कर रहे थे किसी का, इसलिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, जो लिखा जाता है N इंटू I के फॉर्म में। एक और टेक्निकल टर्म है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू M बाई H का रेशियो, कि कितना अप्लाई करने पे क्या हुआ। तो M बाई H के रेशियो को हम कहते हैं मेरे दोस्त, हम
कहते हैं मेरे दोस्त म्यू आर -1 के फॉर्म में भी लिख सकते, मतलब ये रिलेशन डिराइव किया है जहां पर म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी। यू कैन ऑल्सो राइट इट्स अ मीडियम की जो परमेबिलिटी होगी वो डिवाइड बाय परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 1 प्लस काई एम को ससेप्टिबिलिटी कहा गया है। अब देखना डाया, पैरा और फेरो। डाया यानी समझ लीजिए वो जो अपोज करेगा थोड़ा, लेकिन अपोज जरूर करेगा, ठीक है। तो हमने जो H अप्लाई की वो इस डायरेक्शन में, लेकिन इसने अपोज किया कि नहीं भाई मैं तो इस डायरेक्शन में जाऊंगा, तो इसके लिए ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव आई। हमने M अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, दूसरा एक मटेरियल है पैरामैग्नेटिक, थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा मैग्नेटाइज हो रहा है, तो I उसी की डायरेक्शन में, I यानी M है, सॉरी हाँ मैंने यहां पर ये I यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को मैं I भी लिखता हूं और M भी लिखा जा सकता है, मैं लिखता हूं मतलब बुक्स में भी यूज किया जाता है कई बार। तो H अप्लाई करने पे M थोड़ा सा, लेकिन उसी डायरेक्शन में, तो ससेप्टिबिलिटी आपको पॉजिटिव मिलेगी, लेकिन ये अट्रैक्ट तो कर रहा है। और तीसरा फेरोमैग्नेटिक कि भाई साहब हमने तो अप्लाई किया था ये H, और क्या गजब का हमने रिस्पॉन्स मिला है, क्या गजब का। जैसा हो सकता है कि मैंने यहां पर फॉर्मूला शीट बनाया और गजब का आपका रिस्पॉन्स मिले कि हाँ भाई धड़ाधड़ सर क्या बात बता दी, हमारे लिए काम की बात आ गई। तो ये H तुमने अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर लिया, हमारे लिए काम की बात आ गई, तुम्हारी इफेक्ट ज्यादा दिख रही है मेरी इफेक्ट से भी, इसका मतलब कि जो अप्लाई किया था उससे भी अच्छा खासा हमें M मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है सर। और इसी पे क्यूरीज लो है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्यूरीज लो कहता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ससेप्टिबिलिटी घटती है। कैसे घटती है, तो ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू C/T के हिसाब से घटती है। और फेरोमैग्नेटिक के लिए हालांकि एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कुछ टेम्परेचर के बाद ये एप्लीकेबल रह जाएगा, तो फॉर्मूला लिखा जाएगा ससेप्टिबिलिटी डिवाइड बाय susceptibility is equal to C, Curie's constant is divided by T minus TC, TC Curie's temperature है। अब आ रहे 6th नंबर के चैप्टर पे, जिस शुरुआत होती है इस चैप्टर की मैग्नेटिक फ्लक्स से। मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी राइट एज अ B.A, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था एज इट इज, इसको थीटा फॉर्म में, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहां से फैराडेज लॉ कहता है कि अगर ये फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है, इंड्यूस्ड करंट इस हिसाब से मिलता है। अगर इसको हम चार्ज के फॉर्म में लिखना चाहे तो चार्ज मिलता है डेल्टा 5 डिवाइड बाय आर, जो टेम्परेचर जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। इसका फॉर्मूला अलग से इसीलिए लिखा है क्योंकि यहां पर डिपेंडेंसी टाइम की नहीं है। और अगर ये पूरा का पूरा इंड्यूस्ड वायर एक रेल में घूमता है, एक पूरे पाथ में घूमता है, एक पूरे लूप में घूमता है दोस्त, तो हम मोशनल ईएमएफ के फॉर्म में लिखते हैं BVL, और करंट जो उसमें बहता है वो लिखते हैं BVL डिवाइड बाय R, इसका रेजिस्टेंस। अगर एक रोटेट करती हुई रोड मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दी जाए तब इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी राइट एज 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। L यहां पर इस रोड की लेंथ है जो रेडियस का काम कर रही है। याद रखना है ऐसी मल्टीपल रोड्स भी एक साथ आ जाए तब भी हमें नेट B 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर ही मिलता है। जो क्वेश्चन बहुत फेमस है और उसको मैं यहां पर लाया हूं, आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से देख लेना क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन और नेट इसका सेम ही मिलता है जो एक रोड का होता है। बात आएगी सेल्फ इंडक्टेंस की कि भाई खुद के करंट की वजह से खुद के फ्लक्स में चेंज आ रहा है, जिसको 5B इज इक्वल टू L इंटू I कहेंगे। डिफरेंशिएट करके हम इंड्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड के लिए लिखा जाता है L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर डिवाइड बाय L इंटू करके एरिया A लिखा है। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर 1/2 Li स्क्वायर। और इसी का दूसरा वर्जन यानी दूसरा बड़ा भाई यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के किसी एक के चेंज की वजह से किसी दूसरे में चेंज आ रहा है, किसी एक के करंट की वजह से दूसरे के फ्लक्स में चेंज में आ रहा है, तो हमें कुछ हिसाब से फॉर्मूले मिलते हैं। अब इस पर डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कोयल के अंदर कोयल है तो बताओ इसका नेट म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट क्या होगा कुछ हिसाब से। सोलेनॉइड के अंदर सोलेनॉइड है, दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन इसके अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला में पता नहीं है, डिराइव करके बताइए। लो जी ये फॉर्मूला मिल रहा है, इसके प्रॉपर डेरिवेशन है उस वन शॉट में, लेकिन अभी के लिए फॉर्मूला दिमाग में रखना, छोटा छोटा क्वेश्चन आ सकता है या लास्ट में डेरिवेशन को आप वेरीफाई भी कर सकते हो इस फॉर्मूले से। एसी जनरेटर नाम का लास्ट टॉपिक होता है इस चैप्टर का, जिसमें एक कोयल घूमती रहती है मैग्नेटिक फील्ड के पास, मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वजह से थीटा वेरी होने से आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है NAB sin ओमेगा टी। NAB को हमने एक मैक्सिमम वैल्यू नाम दिया है E0, जिसको पिक वैल्यू भी बोलते हैं ईएमएफ की, E0 sin ओमेगा टी और I0 sin ओमेगा टी। अब ये साइनोसोइडली वेरी होता है, तो आने वाले चैप्टर्स का जन्मदाता यही एसी जनरेटर है, इसलिए बन रहा है चैप्टर का नाम अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम फंक्शन वेरी करते हुए देख रहे हैं, जिसकी अगर मीन वैल्यू निकालनी, क्योंकि साइनोसोइडल फंक्शन को सोल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो अगर इसकी मीन वैल्यू निकालनी है तो फुल साइकिल के लिए 0, हाफ साइकिल के लिए 0। ट्रिक ये होती है कि फुल साइकिल में साइन और कोस 0 होते हैं, हाफ साइकिल के लिए 2E0 बाई पाई और 2I0 डिवाइड बाई पाई लिखते हैं करंट के लिए। आरएमएस वैल्यू
डिनोमिनेटर में आ जाएगा पीक वैल्यू के, √2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा पीक वैल्यू के। आरएमएस कैसे निकालते उसकी पूरी मेथड वहां पर समझा रखी है, आप तो बस एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करते चलो। फिर बात आ रही है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। हमने मेनली 3 सर्किट पढ़ी थी, एक रेजिस्टिव, एक कैपेसिटिव और एक इंडक्टिव। रेजिस्टिव में लिखते हैं E0 sin ओमेगा टी और I0 sin ओमेगा टी, दोनों सेम फेज में, और I0 कैन बी राइट एज E0 डिवाइड बाय R। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में हम लिखते थे कि करंट है वो 90 डिग्री जितना आगे रहता था, यहां पर सेम यहां पर करंट 90 डिग्री जितना आगे रहता है, और करंट I0 कैन बी राइट, पीक वैल्यू कैन बी राइट एज E0 डिवाइड बाय XC। XC यहां पर एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको लिखते हैं 1/ωc से। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट है वो 90 डिग्री पीछे रहता है, इसलिए -π/2 आया है, और I0 की वैल्यू लिख सकते हैं E0 डिवाइड बाय XL। XL यानी ओमेगा L, ओके, ओमेगा को 2πf के फॉर्म में भी लिखते हैं। C और L को अगर डीसी सर्किट के साथ ज्वाइन किया जाता है तो थोड़े समय के बाद C है वो फुल्ली चार्ज होने के बाद क्या हो जाएगा, एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और जबकि इंडक्टर में होता है कि डीसी सर्किट पे ज्वाइन करने के बाद थोड़े समय के बाद बेटा ये कांस्टेंट करंट हो जाता है, कांस्टेंट करंट पे इंडक्टर अपोज नहीं करता, इसलिए एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करता है। बात आ जाओ वापस सीरीज एलसीआर, यहां से क्वेश्चंस बहुत पूछे हैं, एमसीक्यूज पूछे हैं, इसलिए मैंने वापस अलग से दिया इस सेक्शन। अब बात आ रही है सीरीज एलसीआर सर्किट की, E0 sin ओमेगा टी, और अगर हमें लिखना है करंट तो ये प्लस करके फाई लिख जाएंगे। अब फाई की कहानी है कि फाई को कैसे आइडेंटिफाई करें। ओके सर, तो 5 कैन बी राइट एज ऐसे XL माइनस XC डिवाइड बाय R, और I0 मैक्सिमम करंट अगर लिखना है पीक वैल्यू तो E0 डिवाइड बाय Z क्या होता है, नेट इंपीडेंस लिखते हैं इसको, नेट रेजिस्टेंस टाइप का होता है, अंडर रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब देख मान लीजिए कि XL बड़ा है तो XL माइनस XC इस तरफ, R इस तरफ, Z कहीं बीच में से निकला, इसने जितना एंगल बनाया उसी को हम 5 के फॉर्म में लिखते हैं, तो tan phi ऐसे लिखा जाएगा, cos phi ऐसे लिखा जाएगा, R/Z के फॉर्म में। अगर सीरीज एलसीआर में रेजोनेंस की कंडीशन आती है तो उस समय पे क्या होना चाहिए, XL इज इक्वल टू XC होना चाहिए, जहां से हमने कंडीशन मिलती है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। इस टाइम पे करंट मैक्सिमम मिलता है, इंपीडेंस मिनिमम मिलता है R के इक्वल। पावर अगर ऐसी सर्किट में निकाले तो बहुत सिंपल सा तरीका है, VRMS IRMS इंटू करके cos phi को पावर फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात होती है रेजोनेंस के टाइम पे क्यू फैक्टर निकाला जाता है। क्यू फैक्टर की वैल्यू होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ। बैंडविड्थ को लिखा जाता है 2 डेल्टा ओमेगा के फॉर्म में, तो यहां से नेट फॉर्मूला मिलता है 1/R√L/C। लास्ट टॉपिक ऑफ द एसी जनरेटर जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर को लिखने का तरीका यही, मतलब अच्छे से डिस्क्राइब करने का तरीका यह होता है कि यहां पर जितना फ्लक्स क्रिएट होता है वही फ्लक्स यहां पर लिंकेज होता है, तो फ्लक्स दोनों में सेम, दोनों का रेशियो लोगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो मिलता है वो भी ऐसे रेशियो के फॉर्म में NP डिवाइड बाय NS का फॉर्मूला इज इक्वल टू NP डिवाइड बाय NS, और EP डिवाइड बाय ES का फॉर्मूला सेम से मिलेगा। बात आ रही है इसमें कि नो एनर्जी लॉस वाली कंडीशन की, कि आइडियल बेटा ट्रांसफॉर्मर है, देन यू कैन राइट ये फॉर्मूला। और अगर एफिशिएंसी की बात करें, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें पावर लॉस की बात होगी तभी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो जितना पावर इनपुट किया है उसमें से कुछ लॉस हो रहा होगा, इसलिए पावर लॉस इज इक्वल टू इनपुट माइनस आउटपुट। एफिशिएंसी कैन बी राइट एज P आउटपुट डिवाइड बाय P इनपुट इनटू करके 100 पावर। लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक 1 जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या कहता है चैप्टर, डिस्प्लेसमेंट वेव से कहानी की शुरुआत होती है, एप्सिलॉन नॉट d phi e डिवाइड बाय dt। फिर ये चारों लो कि जिसमें हम सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फिनोमेना डिफाइन कर सकते हैं, मॉडिफाइड होकर मैक्सवेल बाबा ने बताया था, इसलिए मैक्सवेल्स इक्वेशन करके जाने जाते हैं और 2 मार्क्स में बहुत पूछे जाते हैं। अब बात है कि इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये इक्वेशन सेम रहता है। आप खास करके देख सकते हो कि दोनों का फेज सेम रहता है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि दोनों के फेज डिफरेंस बताए, तो फेज डिफरेंस नहीं है बेटा, 0 है। हाँ, दोनों की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ओके सर, k इज इक्वल टू 2π बाय लैम्डा होता है इसमें, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, और वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने की जरूरत पड़े कभी तो ओमेगा डिवाइड बाय k कर देना, आपका काम हो जाएगा। बोल बेटा स्वाहा। बात आई इसमें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, c इज इक्वल टू 1/√में एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट। और स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम के लिए पूरा का पूरा डेरिवेशन करवाया गया है कि ये फॉर्मूला बहुत काम का, और यहां से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में इतनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड में इतनी होती है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पूछे कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, देन यू कैन राइट ये दोनों इक्वल होती है एवरेज फॉर्म में, और नेट फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। देखना ये एक तरह है तो वेव ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो एनर्जी कैन बी राइट एज HF या HC बाय लैम्डा, जिसको एंगस्ट्रॉम में अगर लैम्डा लिखेंगे तो नेट इलेक्ट्रोवोल्ट में ऐसा आंसर आएगा 12400 डिवाइड बाय, ये शॉर्टकट ट्रिक है, बोर्ड्स में से MCQ फॉर्म में यूज करना, अलग से क्वेश्चन में यूज मत करना। ओके दोस्त, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, फिर ये विजिबल यूवी, एक्सरेज और गामा, ये किस फॉर्म में जाएंगे तब हमें एनर्जी बढ़ती हुई प्रतीत होगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई प्रतीत होगी। तो याद रखना RMI VUX गेमा से यहां से क्वेश्चंस बन सकता है, छोटा MCQs टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब बुक 2 की शुरुआत करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कहता है
कि इंसिडेंट एंगल आई और रिफ्लेक्टेड एंगल आर ये दोनों इक्वल होते हैं और तीनों के तीनों सेम प्लेन में होते हैं। 3 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 3 मतलब कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों सेम प्लेन में होते हैं। इसी पर बेस्ड मिरर फॉर्मूला आया था 1/v + 1/u = 1/f और हमें मैग्निफिकेशन लिखा था -v/u। ये होता है hi/h0 का फॉर्मूला, नेट फॉर्मूला। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में लिखते हैं कि जो रे आई है उसने एंगल बनाया नॉर्मल के साथ n1 sin i = जिसमें गई है वो n2 sin r। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसी की एप्लीकेशन थी रियल एंड एपरेंट डेप्थ के फॉर्म में, जहां से एमसीक्यू पूछा गया था 2025 में। d days डिवाइड बाई d = n ऑब्जर्वर जिस मीडियम से ये दिख रहा है वो डिवाइड बाय n ऑब्जेक्ट। d days यहां पर एपरेंट डेप्थ है। क्रिटिकल एंगल की कहानी साइन c = n रेयर डिवाइड बाय डेंसर। याद रखना जो रे जा रही होगी कहां से कहां, डेंसर से रेयर की ओर जा रही होगी, तब जाके हम क्रिटिकल एंगल की बात पढ़ेंगे, तब जाके हम टीआर की बात करेंगे। टीआर का एक क्वेश्चन बहुत फेमस है जो पूछा गया था रिसेंटली कि अगर कोई मछली नीचे से बैठ के देख रही है तो उसको कितना ये एरिया दिखाई दे रहा होगा, तो दैट एरिया कैन बी राइट एज πh² डिवाइड बाय n² -1। 1 यहां पर तब ले सकते हैं जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के लिए दे रखा है 1 और वही सराउंडिंग मीडियम हो। प्रिज्म के लिए नेट डेविएशन कैन बी राइट एज I + E माइनस करके एंगल ऑफ प्रिज्म। मिनिमम डेविएशन का केस तब बनता है जब I = E होता है, तो दैट्स व्हाई यू विल गेट अ फॉर्मूला 2I = del minimum + A और उसी का सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें फॉर्मूला मिलता है कुछ इस हिसाब से मिनिमम डेविएशन का, जिसका डेरिवेशन पूछा गया था 2025 में। बढ़िया बात। अब एक पूरी की पूरी स्फेरिकल सरफेस है, उस सरफेस के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं कितना रिफ्रैक्शन इसकी वजह से होगा, तो n2 डिवाइड बाय v माइनस n1 डिवाइड बाय u = n2 माइनस n1 डिवाइड बाय r। दैट्स इट। इस पर भयंकर और बहुत अच्छे प्यारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एप्लीकेशन बेस्ड पे। बस आपको फॉर्मूला अच्छे से यूज करना आना चाहिए मेरे दोस्त। क्या यूज करना आना चाहिए। लेंस मेकर फॉर्मूला कहता है 1/f, इसी का 2 बार यूज करके बाद हमें मिलता है n लेंस डिवाइड बाय n सराउंडिंग -1 1/r1 -1/r2 1/v माइनस 1/u = 1/f। जैसे मिरर में होता था प्लस, यहां पर आएगा माइनस और मैग्निफिकेशन कैन बी राइट एज v/u के फॉर्म में। अगर लेंस एकदम खिंचोखिंच पास में कांटेक्ट में रखे गए हैं तो पावर कैन बी राइट एज p1 + p2 + p3 ऐसे लिखेंगे। पावर क्या होता है 1/ फोकल लेंथ, तो 1/f इक्विवेलेंस = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। याद रखना है तभी अप्लाई कर सकते हो जब लेंस है वो सारे के सारे ऐसे खचाखच ऐसे पास में दे रखे हो तभी। अगर लेंस को बीच में से कट करोगे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग तो पावर और फोकस में कोई चेंज नहीं आएगा, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर काटोगे तो फोकल लेंथ दुगनी हो जाएगी, पावर आधा हो जाएगा। दिमाग चमके वैसा क्वेश्चन है और यहां से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया था 2025 में। याद रखना इस बात को, 2025-24 में आया था। अब बात आ रही है सिंपल माइक्रोस्कोप। 3 इंस्ट्रूमेंट बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप पहला है। सिंपल माइक्रोस्कोप का 2 केस, एक जहां पर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे मिलती है और दूसरा केस जहां पर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी नियर पॉइंट पे मिलती है, तो जिसके लिए हमें रिस्पेक्टिव मैग्निफिकेशन लिखा है। इसके अपर वर्जन यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप और ये एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप। पीडीएफ डाउनलोड करके बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना इसको, क्योंकि ये सारे केस के साथ साथ ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अगर ये डायग्राम ड्रॉ करना सीख लिया बेटा तो ये 3 इंस्ट्रूमेंट से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा तुम्हारे पेपर में, चाहे आप 2026 में दीजिए, 2027 में दीजिए, 2028 में दीजिए। जब तक ये टॉपिक रे ऑप्टिक्स में, तब तक यहां से क्वेश्चंस आते रहेंगे। बस जितनी बात मैंने बताई है कि इसके अच्छे से डायग्राम, ये फॉर्मूले, इसके अच्छे से डायग्राम और ये केसेस के फॉर्मूले, आपका काम बन जाएगा मेरे दोस्त, गारंटी के साथ ये बात बताता हूं। बढ़िया। अब आ रही है बात, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक होगी, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, जेरोक्स करवा सकते हो। बात आ रही है रे ऑप्टिक्स की, रे ऑप्टिक्स के बाद वे ऑप्टिक्स की। इंटरफेरेंस यानी क्लास 11 के टॉपिक से शुरुआत होती है। इंटरफेरेंस कैन बी राइट एज अगर 2 वेव का मिल रहा है, 2 वेव मिल रही है तो नेट वाई कुछ हिसाब से लिखा जाएगा। नेट एम्पलीट्यूड पे क्वेश्चन आता है, अंडर रूट में a1² + a2² + 2a1a2 cos डेल्टा 5। बढ़िया, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है और इसी में tan अल्फा निकालने का ट्रिक कुछ ऐसा है। नेट इंटेंसिटी इसके रूट में चली जाती है, इसलिए i1 + i2 + 2 अंडर रूट में i1 i2 cos डेल्टा 5 के फॉर्म में लिखते हैं। और अगर ये सभी इक्वल है तो फॉर्मूला जो बनता है वो हमारे काम का होता है 4i cos² डेल्टा 5 डिवाइड बाई 2। ये थोड़ी सी मैथ्स लगाने के बाद फॉर्मूला मिलता है। और अगर यहां से कुछ हट गया क्या, ठीक है, अगर फेज डिफरेंस की बात करें हमारे पार्ट में तो k डेल्टा x के फॉर्म में फेज डिफरेंस लिखते हैं। k डेल्टा x = k की वैल्यू 2π/λ इनटू करके डेल्टा x। कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस वो होता है कि जहां पर cos डेल्टा 5 की वैल्यू 1 हो जाए। ये तब होती है जब डेल्टा x = n λ होता है।
और इसी पे हमें नेट इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है। अगर ये दोनों इक्वल इक्वल है तो 4i जितनी मिलती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि cos डेल्टा फाई -1 हो, ये कब होता है? जब डेल्टा एक्स की वैल्यू इतनी हो, तब मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है कुछ इस हिसाब से। YDAC से हमारा चैप्टर एक्चुअल में शुरू होता है। इंटरफेरेंस वाला टॉपिक तो है ही है, लेकिन वो पूरा का पूरा क्लास 11 का था, जो पूरा डिटेल में और दे रखा है क्लास 12 में। फिर आती है YDAC की कहानी शुरू, कि यहां पर पाथ डिफरेंस कैन बी राइट एज d sin थीटा। d sin थीटा को अप्रोक्सीमेटली d tan थीटा लिख के हम इस फॉर्मूले तक जा सकते हैं, और वहां से हमें इसकी ब्राइट फ्रिंजेस तक का y निकालना हो या डार्क फ्रिंजेस तक का y निकालना हो, तो रिस्पेक्टिव फॉर्मूला कुछ ऐसे मिलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। यहां पर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी मतलब कुछ ऐसी बात होती है, लेकिन इससे अपोजिट होती है। जहां पर इसका ब्राइट बनता है वहां उसी पोजीशन पे इनका डार्क बनने लगता है, लेकिन इसमें इंटेंसिटी बहुत कम रहती है, इसमें अच्छी खासी फ्रिंजेस देखने को मिलती है, इसलिए ज्यादा स्टडी इसकी नहीं की जाती है। बढ़िया बात। पोलराइजेशन की बहुत अच्छी बात है, याद रखना बात कि अगर अनपोलराइज्ड लाइट 2i0 अंदर जाती है तो ट्रांसमिशन इस पोलराइजर से पास होने के बाद उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है, 2i0 की कितनी हो जाएगी? i0, और फिर एक पोलराइजर से पास हो जाएगी तो इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी i0 cos स्क्वायर थीटा। i0 cos स्क्वायर थीटा, जहां पर थीटा क्या है? इस दोनों ने एक्सिस, पोलराइजर की एक्सिस और इस रे ने बनाई हुई, इस वेव ने बनाई हुए एंगल है, दोनों के बीच का एंगल है i0 cos स्क्वायर थीटा। यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हालांकि पोलराइजर बोलते हैं कि क्वेश्चन से मतलब हट चुका है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का फॉर्मूला याद रखो, किसी किसी के रेस्पेक्टिव बोर्ड्स में नहीं हटा है। छोड़ दो बात आगे बढ़ाते हैं 11 चैप्टर की ओर, जो कि है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बहुत सुंदर सा, प्यारा सा, नन्हा सा चैप्टर है कि रेस गिरी, जो रे गिर रही है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनर्जी कैन बी राइट एज HF hc बाय लैम्डा। बढ़िया। जिस पे गिर रही है वो मेटल है, मेटल का एक वर्क फंक्शन होता है, उसकी खुद की एक औकात कि इससे ज्यादा एनर्जी देंगे तभी मैं भागूंगा, तो वो एनर्जी लिखी जा सकती है वर्क फंक्शन के फॉर्म में। 5 इज इक्वल टू HF नोट, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और HC बाय लैम्डा नोट, जिसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे। इससे ज्यादा एनर्जी होगी इस इंसिडेंट वाले की, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, और इसी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पे बेस्ड हम लिख सकते हैं E-5, जितनी आई उसमें से कुछ खाई और बची हुई से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से भाग जा रहा है, तो HF-5 या HC बाय लैम्डा माइनस करके 5। इसके ग्राफ बहुत पॉपुलर है और यहां से पूछा जाता है, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ भाई काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ क्या होगा, फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इसका ग्राफ कैसा ड्रॉ किया जाएगा। बहुत अच्छे ग्राफ पूछे जाते हैं इस पे। तो ये 4 जो मोस्ट पॉपुलर ग्राफ है, और इसी में सारे चैप्टर्स के सार आ चुका है, ये अच्छे से देख लेना दोस्त। PDF अगेन बोल रहा हूं, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अभी मैं बता दे रहा हूं फास्ट फॉर्म में, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। बाकी आप खुद इसको अच्छे से रिवाइज करते जाना, हर रोज थोड़ा करके रिवाइज करते ही चलना। बात आ रही है मैटर वेव्स की। भाई मैटर भी वेव्स की तरह बिहेव कर सकता है, उसी पर बेस्ड कंसेप्ट था, और डी ब्रोगली साहब ने बताया था इसमें कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p h/mv के फॉर्म में लिखते हैं, और लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट में h/2m काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे, और काइनेटिक एनर्जी को चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। 12 चैप्टर एटम की बहुत शानदार बात है दोस्त। शुरुआत होती है इम्पैक्ट पैरामीटर से, कि अगर किसी के साथ कोलाइड करना है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो जितना बड़ा ये इंसिडेंट, जितना बड़ा ये डिस्टेंस होगा उतना कम डिफ्लेक्शन होगा, जितना छोटा ये इंपैक्ट पैरामीटर होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा से, इसलिए 1/10 θ/2 से ये प्रोपोर्शनल होता है। और अगर किसी चार्ज पार्टिकल को धड़ देके वेलोसिटी दी, और मेरे दोस्त ये एटम से नजदीक जाके टकरा रहा है, न्यूक्लियर के पास में जाके टकरा रहा है, तो एक्चुअल में टकराएगा नहीं, कुछ मिनिमम डिस्टेंस से ये वापस बैक हो जाएगा। तो ये मिनिमम डिस्टेंस निकालने का तरीका है, मेथड है, जिसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। तो आपको कोई फॉर्मूला नहीं रटना है यहां पर, बस मेथड याद रखो। क्या इनिशियल में कितनी एनर्जी दी? 1/2mv², चाहे इसका मास m है। ओके, फाइनली जब ये नजदीक पहुंचा होगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी में सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई होगी। सो यू कैन राइट चार्ज K Q1 Q2, तो Q1 यानी Q, Q2 यानी कि इसका चार्ज ZE डिवाइड बाय R मिनिमम। बस खत्म बेटा, R मिनिमम आप निकाल लेना, कोई भी रटने की जरूरत यहां पर नहीं है, जो हमने सीखा है वही यूज किया है। फर्स्ट पोस्टुलेट, लेकिन किसका? कमेंट सेक्शन में याद हो तो बताना बेटा, कि तू तो भूला ना हो तो बताना कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पोस्टुलेट में किसकी बात कर रहा हूं। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक रोल प्ले करता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, दैट्स व्हाई यू कैन राइट K ZE into E डिवाइड बाय R स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर। यहां से वेलोसिटी और रेडियस का फॉर्मूला मिलता है
फिर सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम, इसी एक्सिस पे घूमने के बाद एंगुलर मोमेंटम, अगर nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो NH/2π होगा, और अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे तो H/2π होगा। मतलब n की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिखते जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे। ओके सर, मतलब पर्टिकुलर सेक्शन में घूमने के लिए कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम होगा, दैट इज इक्वल टू NH/2π। इसी पर बेस्ड, इसी फर्स्ट पोस्टुलेट और सेकंड पोस्टुलेट पे बेस्ड हमने रेडियस और स्पीड के फॉर्मूले डिराइव किए हैं, जिसमें से आपको ये भद्दा वाला फॉर्म याद नहीं रखना है दोस्त, ये याद रख लेना 0.529 n² डिवाइड बाई z। यहां पर याद रख सकते हो c डिवाइड बाई 137 z डिवाइड बाई n। टाइम पीरियड की बस प्रोपोर्शनलिटी याद रखना, या फिर सीधा याद रख लेना 2πr/v। टाइम पीरियड 2πr/v होता है, बस याद रख लेना 2πr/v, खत्म बात। इसको याद ना रखो तब भी काम चल जाएगा। टोटल एनर्जी का भद्दा सा फॉर्मूला आता है, ये डिराइव करने के बाद मिला था, हालांकि डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, लेकिन अभी के लिए एमसीक्यू पर्पज से आप सीधा याद रख सकते हो, या न्यूमेरिकल के लिए भी याद रख सकते हो। माइनस में 13.6 z² डिवाइड बाय n², और रिलेशन मिलता है कि ये काइनेटिक एनर्जी जितना ही होता है और पोटेंशियल एनर्जी की आधी टोटल एनर्जी होती है। टोटल एनर्जी नेगेटिव में होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी नेगेटिव में होती है, काइनेटिक एनर्जी इकलौती पॉजिटिव में होती है। थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को n2 से n1 आना है तब वो कुछ इमिशन करेगा, या फिर वो n1 से n2 जा रहा है तब कुछ एनर्जी खाएगा। तो ये कितनी एनर्जी खाएगा, वो इन दोनों की एक्सिस की, दोनों ऑर्बिट के एनर्जी के चेंज जितनी होगी, यानी कि डेल्टा ई जितनी होगी, hc/λ डिफरेंस जितनी होगी, इसी के जितनी एनर्जी किसकी होगी, इस वेवलेंथ की, इस वेव की होगी। बढ़िया बात। फिर इसी में स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ H एटम आई थी, जैसे कि शुरुआत हुई थी लाइमन बामर पासोन ब्रैकेट फ्रूंड से। n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है, दूसरा ट्रांजिशन कहीं ऊपर से आ रहा है लेकिन n इज इक्वल टू 1 में जा रहा है तो लाइमन सीरीज कहेंगे, कहीं और से आ रहा है लेकिन n इज इक्वल टू 2 में जाएगा तो बामर सीरीज बोलेंगे, कहीं और से आ रहा है लेकिन n इज इक्वल टू 3 में जाएंगे तो हम बोलेंगे पासवन सीरीज। ऐसे ब्रैकेट और फुंड। लास्ट में हम लिखेंगे इसका एक डिटेल्ड फॉर्मूला, पर्टिकुलर फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू r, r को रिडबर्ग कांस्टेंट कहेंगे, जिसकी वैल्यू इस हिसाब से लिखी जाएगी 1/n1 का स्क्वायर और n2 का स्क्वायर। बारी बारी से n1 n2 n3 हम इस फॉर्म में लिखते जाएंगे। अगर वापस यहां पर आ रहा है तो उस हिसाब से, 2 पे आ रहा है तो इस हिसाब से, ऐसे फॉर्मूला लिखते जाएंगे, हमें आंसर मिलता जाएगा, इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला मिलता जाएगा। याद रखना बेटा, जितना बड़ा ट्रांजिशन होगा उतनी एनर्जी बड़ी लिखी जाएगी ना, हाँ, उतनी वेवलेंथ छोटी होगी। ठीक है, समझना, मतलब इसके डिफरेंस को अच्छे से समझना। बात आ रही है सेकंड लास्ट चैप्टर यानी कि न्यूक्लियाई की। पहले तो न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करो, एक्स जेड ZXA, NP इज इक्वल टू Z लिखते हैं। NP यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि न्यूक्लियाई बहुत छोटू से मास की बात करेंगे तो एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं 1U या 1 AMU इज इक्वल टू जो C12 नाम का न्यूक्लियाई होता है डिवाइड बाई 12, ये एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं 1.66 या 1.67 इंटू 10⁻27 kg। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस R0 A की पावर 1/3। A क्या है, इसका मास नंबर है, याद रखना। Z एटॉमिक नंबर होता है, A मास नंबर होता है। डेंसिटी न्यूक्लियाई की कांस्टेंट होती है, फिक्स्ड होती है, चाहे आप कोई भी न्यूक्लियाई लीजिए, किसी भी मास नंबर का लीजिए, फिक्स होगा। तो डेरिवेशन या एमसीक्यू में पूछा जाए तो बता देना बेटा, इसका रेशियो होता है 1/1 अगर दो न्यूक्लियाई को कंपेयर करने की बात बोले। वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का एक ग्राफ पूछा गया था 2 मार्क्स के में, मैं हालांकि फॉर्मूला के फॉर्म में लाया हूं ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि ये भी काम का है मेरे लाल। बात आएगी मास एनर्जी इक्विवेलेंस यानी कि आइंस्टाइन बाबा के फॉर्मूले की। इसी का अपर वर्जन हमने बताया था कि अगर मास डिफेक्ट दे रखी है तो 931.5 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में एनर्जी कन्वर्ट होती हुई मिलेगी। मास से कन्वर्जन हो रहा है। ओके सर, तो मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे, तो Z टाइम ऑफ प्रोटॉन, Z टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस करके A माइनस Z यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू करके न्यूट्रॉन का मास, ये प्लस करके हमने लिखा है, ये पूरा थियोरेटिकल मास है जो ज्यादा होता है न्यूक्लियस के मास से, इसी से हमें मास डिफेक्ट मिलती है और उसका फॉर्मूला हम यहां पर चिपका देंगे दोस्त, तो हमें मिल जाएगी मास एनर्जी। मास में से जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वो मिल जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, देखना दोस्त, फ्री न्यूक्लियन से इसका मास ज्यादा होता है न्यूक्लियस के कंपैरिजन में, तो अगर इन सबको मिला दो तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी जिसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और अगर इस न्यूक्लियस को तोड़ना है हमें तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ओके सर, और इसी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को, हाँ मतलब ये पर न्यूक्लियन वाला जो केस है ये रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी वाले कर्व को, कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और ये इस ग्राफ के हिसाब से वेरी करती है जो पूछा जा सकता है मेरे दोस्त। बात आ रही है लास्ट चैप्टर की जिसका नाम है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। शुरुआत होती है इसकी एनर्जी बैंड थियरी से, कि ऊपर वाला बैंड यानी कंडक्शन बैंड कि जो इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट करता है, लोअर बैंड यानी वैलेंस बैंड कि जहां पर इलेक्ट्रॉन आमतौर पे होते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करते। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम एनर्जी गैप के नाम से जानते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होता है कि जिसमें
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल, ये दोनों इक्वल मात्रा में होते हैं और टोटल करंट इन दोनों के समेशन की वजह से होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता ये है कि Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर होता है। याद रखना बेटा, Ne इज ग्रेटर देन NH, तो ये बता रखा है N टाइप वाला सेमीकंडक्टर। अगर बता रखा है Ne इज लेसर देन NH, तो ये P टाइप वाले सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। ओके सर, ये एक्सट्रिंसिक के दो पार्ट है। पीएन जंक्शन, जैसे एक साइड पी और एक साइड एन डेवलप किया है, अब धीरे धीरे क्या होगा कि एक जो मेजोरिटी वाले चार्ज कैरियर है वो एक तरह से फ्लो करेंगे, जिसकी वजह से हमें डिफ्यूजन करंट मिलता है, एक दूसरे को डिफ्यूज करते हैं और थोड़ा समय जाने के बाद एक लेयर बना लेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे और उसी की वजह से डिफ्यूजन करंट धीरे धीरे कम हो जाएगा और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ड्रिफ्ट करंट मिलेगा। एक समय पे दोनों इक्वल हो जाते हैं और इसी को इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी कहते हैं। पीएन जंक्शन का ही एक मॉडिफाइड वर्जन यानी डायोड आता है। डायोड इसका भाई है, मतलब दोनों को ऐसे चोटी पकड़ लो, मेटालिक पॉइंट से बन जाता है डायोड। इस साइड को P से रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइड को, डंडे वाली साइड को N से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर P साइड हाई वोल्टेज अप्लाई किया है, N साइड लो वोल्टेज, तो इसको फॉरवर्ड बायस की कंडीशन कहते हैं, जिसमें 4 पॉइंट इस हिसाब से लिखेंगे। अगर दोस्त N टाइप को लोअर वोल्टेज से कनेक्ट किया गया, N टाइप को हायर वोल्टेज से कनेक्ट किया गया और P टाइप को लोअर वोल्टेज से कनेक्ट किया है, तो रिवर्स बायस की कंडीशन बनती है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ हिसाब से रहती है। लास्ट में पार्ट रहता है रेक्टिफायर। तो याद रखना मेरे दोस्त, बहुत भ्रमित करते हैं इस पार्ट पे कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो भी आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल ही मिलेगी, सेम एज अ टाइम पीरियड। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी जो इनपुट की दे रखी है उससे दुगनी आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है और टाइम पीरियड आधा मिलता है। तो ये कहानी थी रेक्टिफायर की। यहां से छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये पूरी चैप्टर की शीट थी। 14 के 14 चैप्टर के जो भी जितने भी फॉर्मूले थे वो डायग्राम के साथ मैंने ऐड किए हैं। जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से इसके रिवाइज कीजिए दोस्त, और जितने हो सके उतने क्वेश्चंस कीजिए, तब आपको बोर्ड्स में इसका बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, देन प्रिपरेशन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।